नमस्कार मित्रों, डिजी स्टडी में आपका स्वागत है। यहाँ हम कक्षा 10 हिंदी मीडियम में विज्ञान सब्जेक्ट के प्रकरण नंबर 2 जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण के बारे में चर्चा करेंगे। परंतु उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और पास दिख रहे बेल आइकन पर क्लिक कर दें और ऑल नोटिफिकेशन को अनेबल कर दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले सारे वीडियो आप सरलता से देख सकें। तो मित्रों, सबसे पहले हम चैप्टर में देखते हैं अम्ल किसे कहते हैं। तो देखिए, अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में होते हैं खट्टे, मतलब कि जितने भी अम्ल होंगे वो स्वाद में होते हैं खट्टे। और मुख्य रूप से क्या करते हैं कि जो नीले लिटमस पत्र होते हैं उसको वो क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। मतलब कि नीले लिटमस पत्र को ये लाल करेंगे और स्वाद में होते हैं खट्टे, और उसे ही हम कहते हैं अम्ल। अब उसके कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हुआ जिसका सूत्र है HCl। उसी प्रकार से सल्फ्यूरिक अम्ल हुआ जिसका सूत्र है H2SO4। उसी प्रकार से नाइट्रिक अम्ल हुआ जिसका सूत्र है HNO3। ये कुछ अम्ल के उदाहरण है मित्रों। इसी प्रकार से प्राकृतिक रूप से भी अनेक अम्ल हमें प्राप्त होते हैं। जैसे कि संतरा या नींबू की हम बात करें तो संतरा या नींबू में हमें मिलता है साइट्रिक अम्ल। उसी प्रकार से हम इमली की बात करें तो इमली के अंदर होता है टार्टरिक अम्ल। उसी प्रकार से टमाटर जो होता है, टमाटर के अंदर होता है ऑक्जेलिक अम्ल। उसी प्रकार से जठर रस में पाया जाता है HCl। उसी प्रकार से जो हम दही लेते हैं, दही के अंदर लैक्टिक अम्ल आया होता है। और उसी प्रकार से यदि हमें कोई लाल चींटी काटती है तो उस टाइम जो अम्ल निकलता है वो होता है मिथुलिक अम्ल। उसी प्रकार से अब हम बात करते हैं क्षार के बारे में। तो क्षारक किसे कहते हैं? तो देखिए, क्षारक ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में होते हैं कड़वे, मतलब कि ये स्वाद में कड़वे होंगे और ये क्या करेंगे कि जो लाल लिटमस पत्र होता है उसे वो कर देता है नीला। अब इसके कुछ हम उदाहरण देखते हैं। तो देखिए, क्षारक के कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम किस प्रकार से लिखेंगे तो होता है NaOH। उसी प्रकार से होता है दूसरा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे तो लिखेंगे KOH। उसी प्रकार से हमें कुछ तेल और वसाओं से साबुन और ग्लिसरीन बनाने के लिए भी इसी प्रकार के क्षारकों का उपयोग किया जाता है। तो क्षारक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ। उसी प्रकार से आगे हम देखते हैं। तो देखिए, आगे की बात करते हैं तो अम्ल, क्षार, सूचक। अब मित्रों, नाम में यहाँ पे यह है सूचक। अब सूचक को इंग्लिश में कहा जाता है इंडिकेटर, मतलब कि ऐसे पदार्थ जो इंडिकेट करते हैं कि दिया गया पदार्थ अम्ल है या फिर क्षार है, उसको बताते हैं, उसे हम कहते हैं सूचक। तो मतलब कि अम्ल, क्षार, सूचक के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए, ऐसे पदार्थ जो विलयन में अम्ल या क्षार के साथ मिलकर अपना रंग में परिवर्तन करते हो या फिर गंध में परिवर्तन करते हो तो उसे हम कहते हैं अम्ल, क्षार, सूचक। मतलब कि क्या करेंगे कि यह पदार्थ के साथ अभिक्रिया करते हैं। ये इंडिकेटर्स क्या करेंगे कि जो भी कोई भी हमें पदार्थ दिया रहेगा उसके साथ अभिक्रिया करेंगे और अभिक्रिया के पश्चात ये बताएंगे कि दिया गया पदार्थ अम्ल है या फिर क्षार, और वो हमें किस प्रकार से बताएंगे। तो या तो क्या करेंगे, वो दो चीज़ कर सकते हैं, या तो उसके रंग में परिवर्तन करेंगे या तो वो गंध में परिवर्तन करेंगे। इस प्रकार से परिवर्तनों के आधार पर हम तय करेंगे कि दिया गया पदार्थ अम्ल है या फिर क्षार है। तो देखिए, सूचक दो प्रकार के होते हैं। तो पहला सूचक जो होता है वो होता है अम्ल या क्षार के साथ रंग में परिवर्तन करने वाले सूचक। मतलब कि यह क्या करेंगे कि अम्ल या क्षार के साथ अभिक्रिया करेंगे तो कुछ ना कुछ रंग में परिवर्तन करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि दिया गया पदार्थ अम्ल है या फिर क्षार है। उसी प्रकार से दूसरा जो होता है वो होता है अम्ल या क्षार के साथ अभिक्रिया करके गंध में परिवर्तन करने वाले सूचक, मतलब कि इन्हें हम कहेंगे गंधीय सूचक। तो देखते हैं, पहला जो है अम्ल के साथ रंग में परिवर्तन करने वाले सूचक की बात करेंगे। तो देखिए, तो पहले हम बात करेंगे नीला लिटमस पत्र। तो देखिए, नीला लिटमस पत्र अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। मतलब कि जब भी नीला लिटमस पत्र अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो वह लाल रंग में परिवर्तित हो जाएगा। तो देखिए, इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं जैसे कि नी और ला। तो देखिए, नीला सीधा हम बोलते हैं तो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके नीला जो है, जो नीला है वो लाल में परिवर्तित हो जाता है, तो हम नीला कहेंगे। अगर नीला सीधा होता है मतलब अम्ल के साथ अभिक्रिया हो रहा है, या फिर उसको हम उल्टा पढ़ते हैं जैसे कि ला नी, मतलब कि लाल लिटमस पत्र को अगर कोई पदार्थ नीला कर दे रहा है तो उसे हम कहेंगे क्षारक। उसी प्रकार से अगर कोई नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उसे हम कहेंगे अम्ल। तो आप देख सकते हैं यहाँ आकृति में, देखिए यहाँ पर एक पदार्थ है जो अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे रहा है। तो इस प्रकार से जो नीला लिटमस पत्र है उसको लाल करे तो उसे हम कहेंगे अम्ल। उसी प्रकार से आगे हम देखते हैं
तो आगे की बात करते हैं, तो लाल लिटमस पत्र की बात करते हैं। तो देखिए, लाल लिटमस पत्र जो होता है वह क्षार के साथ मिलकर नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। मतलब कि मतलब कि लाल रंग को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है, इसलिए हम इसे कहेंगे क्षार। यहाँ पर आप आकृति में देख सकते हैं, देखिए ये हमारे पास लाल लिटमस पत्र है। लाल लिटमस पत्र कोई पदार्थ के साथ अभिक्रिया कर रहा है, जिसकी वजह से वो कैसा हो जा रहा है, नीला हो जा रहा है। यहाँ पर जो पदार्थ है वो क्षारकीय है, जो इसके साथ अभिक्रिया करके उसे नीला कर दे रहा है। उसी प्रकार से अगला है हमारा हल्दी टर्मरिक। देखिए, हल्दी जो होता है वो क्षारकों के साथ अभिक्रिया करके लाल या भूरा रंग उत्पन्न करता है। इसी कारण आप देख सकते हैं कि जब हम कोई सब्जी खाते हैं तो हमारे कपड़े पर अगर उसका निशान लग जाता है और उसे हम कोई क्षारकीय साबुन से जब धोएंगे तो हमारा जो कपड़ा है वो लाल या भूरे रंग का हो जाता है। वो किस कारण से होता है, क्योंकि उसके सब्जी के अंदर हल्दी होता है, और हल्दी के साथ क्षार की अभिक्रिया जब भी होती है तो हल्दी के साथ क्षार की अभिक्रिया होने की वजह से उसका रंग लाल या फिर नीला हो जाता है, जैसे कि आप आकृति में देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो एसिड है वो हल्दी के साथ अभिक्रिया करता है तो उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु जो क्षारक है वो हल्दी के साथ अभिक्रिया करता है तो वह लाल या फिर भूरा हो जाता है। उसी प्रकार से फिनोफ्थैलीन की बात करते हैं। तो मित्रों, ये जो फिनोफ्थैलीन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचक है। अब इसका उपयोग लार्ज स्केल पर इंडस्ट्री में होता है। जो कोई पदार्थ एसिड है, उसकी पीएच कितनी है, वो सब हम ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, और इसका मुख्य रूप से उपयोग टाइट्रेशन में किया जाता है। जो आप आगे के स्टडी में करोगे तो वहाँ पे आपको इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो देखिए, जो फिनोफ्थैलीन जो होता है वो शुरू में होता है रंगविहीन, मतलब कि जो फिनोफ्थैलीन है वो रंगविहीन होता है, लेकिन यह जब क्षारकों के साथ अभिक्रिया करता है तो वह गुलाबी रंग में बदल जाता है। मतलब कि मित्रों याद रखिएगा कि जो फिनोफ्थैलीन है उसको हम एसिड के साथ अभिक्रिया करेंगे तो उसका रंग रंगविहीन ही रहेगा, परंतु जब उसको हम क्षारक के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वो गुलाबी रंग में परिवर्तित हो जाता है। मतलब कि यह क्षारक को इंडिकेट करने वाला सूचक है, इसलिए इसे हम क्षारकीय सूचक भी कह सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप आकृति में देख सकते हैं कि जो फिनोफ्थैलीन है वो क्षारक के साथ अभिक्रिया कर रहा है। देखिए, फिनोफ्थैलीन शुरू में था रंगविहीन, परंतु जब वो क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो वह गुलाबी रंग में परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार से अब हम बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज की। तो मित्रों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संश्लेषित पदार्थ है जो मानव निर्मित सूचक है। अब देखिए, जो मिथाइल ऑरेंज है वह एसिड और बेस दोनों को सूचक करने के लिए काम आता है। तो मिथाइल ऑरेंज एक बहुत ही संश्लेषित सूचक है और इसका रंग अम्ल के साथ लाल रंग का हो जाता है। उसी प्रकार से क्षार के साथ जब यह अभिक्रिया करता है तो वह पीले रंग का परिवर्तित हो जाता है, जो कि आप आकृति में देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज है, नाम से पता चल रहा है मिथाइल ऑरेंज, मतलब कि वो ऑरेंज कलर का होता है। जब वो एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो वह लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, और जब वह क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो वह पीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार से अब हम बात करते हैं अम्ल या क्षार के साथ गंध में परिवर्तन करने वाले सूचक। तो देखिए, ऐसे सूचक को हम कहेंगे गंधीय सूचक। तो इसमें कुछ सूचक आते हैं, जैसे कि प्याज के कटे हुए छोटे छोटे टुकड़े या फिर लौंग का तेल अम्ल और क्षारकों के साथ मिलकर भिन्न भिन्न प्रकार के गंध उत्पन्न करते हैं। तो देखिए, अलग अलग प्रकार के गंध उत्पन्न कर रहे हैं, इसके वजह से इसे हम कहेंगे गंधीय सूचक। अब मित्रों देखिए, ये प्याज है या फिर लौंग है, ये तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, तो इसे हम प्राकृतिक सूचक भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से प्राकृतिक सूचक में बहुत से अन्य पदार्थ भी आते हैं। तो देखिए, अन्य प्राकृतिक सूचक के उदाहरण में हम देख सकते हैं, जैसे कि लिटमस हो गया, तो वो एक प्राकृतिक सूचक है। उसी प्रकार से लाल पत्ता गोभी है, उसी प्रकार से हल्दी है, तो वेनिला है, लौंग है। तो ये इतने सारे जो पदार्थ है ये जो है ये प्राकृतिक सूचक के कुछ उदाहरण है। उसी प्रकार से हमारा अगला सवाल है कि आपको 3 परख नलियाँ दी गई है, उनमें से एक में आश्वित जल है एवं शेष 2 में से एक में अम्लीय विलयन है और दूसरे में क्षारीय विलयन है। तो यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो आपको प्रत्येक परख नली में पदार्थों की पहचान करने के कौन कौन से पदार्थ है। तो देखिए, सवाल को समझ लेते हैं। तो देखिए, हमारे पास 3 प्रकार के पदार्थ दिए गए हैं। एक तो है हमारे पास आश्वित जल, और बाकी के जो 2 है उसमें है, एक में है अम्ल और दूसरे में है क्षारक। और इन तीनों पदार्थों को हमें पहचान करनी है। हमें पता नहीं है कि कौन सा आश्वित जल है, कौन सा अम्ल का विलयन है और कौन सा क्षारक का विलयन है, और हमें खाली एक ही दिया गया है कि लाल लिटमस पत्र हमारे पास है। तो इस लाल लिटमस पत्र की सहायता से हमें यह पता करना है कि परख नली में कौन कौन से पदार्थ आए हुए हैं। तो देखिए, इसको हम कैसे पहचान करेंगे। तो देखिए, पहले क्या करेंगे कि 3 परख नलियों में लाल लिटमस पत्र हम डालेंगे। अब देखिए, अब हमें पता है कि जो लाल लिटमस पत्र है
वो क्षारक के साथ ही केवल अभिक्रिया करेगा और क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लाल लिटमस पत्र नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो मतलब कि जिस परख नली में लाल लिटमस पेपर नीला रंग में परिवर्तित हो जाए वो होता है क्षारीय विलयन। मतलब कि जो लाल लिटमस पेपर है वो नीले रंग में परिवर्तित हो गया, मतलब कि हमें पता है वो किसका विलयन माना जाएगा, क्षारीय विलयन माना जाएगा। अब देखिए बाकी एक परख नली का तो हमें पता चल गया कि एक परख नली में हमारा क्षारक है। अब बाकी जो 2 परख नलियाँ बची हुई है उनमें इस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। उनमें से अब हम क्या करेंगे कि देखिए उनमें से हम क्या करेंगे कि जो नीले रंग हो गया है, जो नीला लिटमस पत्र हो गया है, नीला लिटमस पत्र का दोनों मतलब कि आश्रित जल वाले और एसिड विलयन वाले दोनों के साथ अभिक्रिया करेंगे। अब मित्रों देखिए हमें यह बात पता है कि जो हमारा अम्ल है मतलब कि एसिड जो है वो नीले लिटमस पत्रों को कर देता है लाल। मतलब कि जो विलयन ये नीला लिटमस पत्र जो हमें प्राप्त हुआ है उसको लाल कर देगा, उसके अंदर अम्ल होगा। तो इस प्रकार से जो लिटमस पत्र यह नीले लिटमस पत्र को पुनः लाल कर देता है वो होगा अम्लीय विलयन, और बाकी का जो तीसरा जो पदार्थ होगा वो होगा हमारा जल का आसुत जल। क्योंकि आसुत जल होता है वो एकदम तटस्थ होता है जिसकी pH 7 होती है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। उसी प्रकार से हमारा अगला सवाल है अम्ल क्षारों के रासायनिक गुण के बारे में। तो अम्ल क्षारों के रासायनिक गुण कुछ नीचे अनुसार है। तो देखिए अम्ल जो है धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है, तो किस प्रकार से अभिक्रिया करता है, तो देखिए जो अम्ल है वो धातुओं के साथ क्रिया करके 2 पदार्थ उत्पन्न करता है। एक उत्पन्न करता है लवण और दूसरा उत्पन्न करता है हाइड्रोजन गैस। अब देखिए मित्रों ये जो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है ना, इसे हमें जांच करना हो तो हम क्या करेंगे कि जब इनकी अभिक्रिया होती है तो उसके ऊपर जब हाइड्रोजन जब वो गैस निकलता है तो उसके ऊपर हम दिया सलाई की जलती हुई दिया सलाई ले जाएंगे तो वो दिया सलाई बहुत तेजी से जलने लगेगा, जो इंडिकेट करता है कि उसके अंदर हाइड्रोजन गैस है। तो देखिए अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार से है, जैसे कि जिंक मतलब कि Zn है वो H2SO4 मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो 2 पदार्थ देगा, जिंक सल्फेट देगा मतलब कि ZnSO4 और प्लस H2 गैस जो हवा में ऊपर की तरफ जाएगी। अब देखिए ये जो ZnSO4 है वो एक प्रकार का लवण है, मतलब कि धातु का अम्ल के साथ जब भी अभिक्रिया हुआ तो हमें 2 पदार्थ प्राप्त हुए, एक तो लवण प्राप्त हुआ और एक हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुआ। उसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि Fe मतलब कि आयरन का सल्फ्यूरिक एसिड मतलब कि H2SO4 के साथ अभिक्रिया होगा तो FeSO4 बनेगा और प्लस H2 गैस उत्पन्न होगा जो हवा में चला जाएगा। उसी प्रकार से मैग्नीशियम है वो मैग्नीशियम HNO3 मतलब कि नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो बना के देगा MnNO3 ट्वाइस प्लस H2 गैस। उसी प्रकार से मैग्नीशियम जो है वो HCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो MgCl2 बनाएगा और उसी प्रकार से H2 गैस उत्पन्न करेगा। उसी प्रकार से अब अम्ल की धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ प्रक्रिया देखते हैं। तो देखिए अम्ल जो होता है वो धातु कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के साथ प्रक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। मतलब कि 3 वस्तुएं बनाएगा, धातु कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट के साथ जब भी अम्ल की अभिक्रिया होगी तो 3 वस्तुएं बनेगी। एक तो बनेगा लवण बनेगा, उसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा और उसी प्रकार से जल बनेगा। तो देखिए जैसे कि Na2CO3 है तो देखिए यहाँ पे धातु कार्बोनेट है, देखिए Na2CO3 मतलब कि सोडियम कार्बोनेट है, मतलब किसी धातु का कार्बोनेट है। वो अम्ल मतलब कि HCl के साथ अभिक्रिया कर रहा है जिसके वजह से देखिए पहला बन रहा है लवण मतलब कि NaCl सोडियम क्लोराइड, उसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और उसी प्रकार से पानी का अणु बन रहा है। उसी प्रकार से अब हम देखते हैं बाइकार्बोनेट के साथ प्रक्रिया। तो बाइकार्बोनेट के साथ भी इसी प्रकार की प्रक्रिया होती है। तो धातु का बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया होगा तब भी लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और उसी प्रकार से जल बनेगा। तो देखिए बाइकार्बोनेट के साथ प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से कि NaSCO3 है मतलब कि सोडियम बाइकार्बोनेट है वो HCl के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो NaCl मतलब कि सोडियम क्लोराइड बना रहा है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है और प्लस पानी का एक अणु बना के दे रहा है। उसी प्रकार से अब क्षारकों के साथ अभिक्रिया देखते हैं। तो देखिए अम्ल जो है वो क्षारकों के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाता है। तो देखिए ये जो लवण और जल बन रहा है इसी को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। मतलब कि अम्ल और क्षार के बीच में जब भी अभिक्रिया होगी तो लवण और जल बनता है और इसे हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो देखिए इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं, जैसे कि NaOH। अब हमें पता है कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्षारक होता है और उसी प्रकार से HCl है वो अम्ल होता है। अब अम्ल और क्षारक के बीच में जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो बनेगा लवण मतलब कि NaCl और पानी, और इस अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उसी प्रकार से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का
HCl के साथ अभिक्रिया करेंगे तो बनेगा KCl और प्लस H2O। उसी प्रकार से अब अम्ल धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, तो देखिए अम्ल धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बना रहे। अब मित्रों देखिए, हमने पिछले उदासीनीकरण अभिक्रिया मतलब कि अम्ल का क्षार के साथ अभिक्रिया देखा था, तो वहां पर भी लवण और जल बन रहा है। और यहाँ पर भी देखिए धातु का ऑक्साइड है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो लवण और जल बना रहा है। मतलब कि जो धातु का ऑक्साइड है वो कुछ क्षारीय प्रभाव का होता होगा जिसके वजह से वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बना रहा है। तो मित्रों याद रखिएगा कि कोई भी धातु हो, अधिकतर धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो प्रकृति में क्षारीय होते हैं, मतलब कि उनकी प्रकृति लगभग सभी की क्षारीय होती है। तो इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड मतलब कि CuO प्लस ट्वाइस HCl डेट गिव्स CuCl2 प्लस H2। तो देखिए यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड मतलब कि धातु का जो ऑक्साइड है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके एक तो लवण बना रहा है और दूसरा बना रहा है पानी। उसी प्रकार से इधर धातु का ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड है वो नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड मतलब कि सोडियम नाइट्रेट और H2O बना रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो धातु के ऑक्साइड है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बना रहे, जो उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गई। तो धात्विक ऑक्साइड के जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, क्षारीय होती है। यह हमें याद रखना है, यह हमें SQ में सवाल में पूछा जा सकता है। उसी प्रकार से अगला है अम्ल के धातु के सल्फाइड के साथ अभिक्रिया क्या होती है। तो देखिए अम्ल धातु के सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाता है। तो देखिए इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार से, जैसे कि अम्ल का धातु सल्फाइड है जैसे कि FeS, इसे कहा जाता है आयरन सल्फाइड। उसको हम H2SO4 मतलब कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो आयरन सल्फाइड मतलब कि FeSO4 बनता है प्लस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस उत्पन्न होती है। उसी प्रकार से अम्ल के अब क्षारकों की बात करते हैं। तो देखिए क्षारकों के रासायनिक गुण इस प्रकार से, तो क्षारकों का धातुओं के साथ अभिक्रिया किस प्रकार से होता है, तो क्षारक जो होते हैं वो धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेंगे और लवण बनाएंगे। इस प्रकार से हम यह अभिक्रिया दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्षारक है वो धातु के साथ अभिक्रिया करता है और लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। इसके कुछ उदाहरण नीचे अनुसार है, जैसे कि देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो है क्षारक मतलब कि 2NOH प्लस धातु मतलब कि जिंक के साथ अभिक्रिया करने से यहाँ पर पहला लवण बन रहा है Na2ZNO ट्वाइस, मतलब इसे कहते हैं सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रहा है। उसी प्रकार से एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया होने से भी सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करते हैं जल की उपस्थिति में, तो सोडियम एल्यूमिनेट बनता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। उसी प्रकार से अम्ल की क्षारकों के साथ अभिक्रिया करने से क्या होगा। अब देखिए मित्रों, अब हमने पिछले अध्याय में क्या किया था कि क्षारकों के साथ अम्ल की अभिक्रिया की थी तो वो भी उदासीनीकरण अभिक्रिया थी। अब अम्ल के क्षारकों के साथ अभिक्रिया करो तो वो भी उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो क्षारकों की अम्ल के साथ जब भी हम अभिक्रिया करेंगे तो दो चीज़ बनेगा, एक तो बनेगा लवण और दूसरा बनेगा जल। तो इस प्रकार से यह भी एक प्रकार की कौन सी अभिक्रिया मानी जाएगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया मानी जाएगी। तो देखिए इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार से, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NOOH वो HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें मिलता है NaCl एक्वियस प्लस H2O। तो देखिए ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो क्षारक है, उसी प्रकार से HCl है वो अम्ल है, वो दोनों अभिक्रिया करते हैं तो हमें मिलता है लवण मतलब कि NaCl प्लस H2O मतलब कि जल मिल रहा है। उसी प्रकार से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है मतलब कि KOH है वो HCl के साथ अभिक्रिया करता है मतलब कि अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो हमें मिलता है लवण और जल। उसी प्रकार से क्षारकों की अधातुओं की ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, तो देखिए जो क्षारक होते हैं वो अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर क्षारक है CaOH ट्वाइस, ये सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, वो अधातु के ऑक्साइड, देखिए यहाँ पर अधातु के रूप में है कार्बन और उसका ऑक्साइड मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके CaCO3 मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है जो है कि एक लवण है और जल बना रहा है। इस प्रकार से देखिए जो ये CaOH ट्वाइस क्षारक है वह अधातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल हमें बना के दे रहा है। दिस इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।